सेकंड पेपर के बारे में बताऊंगी, मानव विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट। मानव विकास में आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रजनन संस्थान, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। प्रजनन संस्थान में आज मैं आपको बताती हूँ कि पुरुष प्रजनन अंग क्या होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स की पुरुष प्रजनन अंग क्या होते हैं, कि किस तरीके से एक महिला गर्भवती होती है। पुरुष के वो अंग क्या होते हैं जिनके कारण महिला गर्भवती होती है। एक नए शिशु का, एक नए बच्चे का जन्म होता है। तो सृष्टि जो चल रही है, दुनिया चल रही है, तो इसको सृष्टि को चलाने के लिए संतान को जन्म देना मनुष्य का एक स्वाभाविक कार्य होता है। हर मनुष्य का कार्य है कि एक वो शिशु को जन्म दे, जिससे कि सृष्टि आगे बढ़े, सृष्टि आगे चले। मातृत्व एवं पितृत्व की इच्छा से, माता तथा पिता की इच्छा से प्रेरित होकर, माता और पिता की इच्छाओं से प्रेरित होकर मनुष्य एक नई संतान की उत्पत्ति करता है। प्रत्येक जीवित प्राणी में नर तथा मादा दोनों का ही योगदान होता है। जब एक नए जीवित प्राणी का, एक नए मनुष्य का, एक नए बच्चे का जन्म होता है, तो उसमें माता तथा पिता, औरत और एक मर्द का, दोनों का, नर तथा मादा दोनों का ही इसमें योगदान होता है। जबकि शिशु जन्म देने का कार्य एक स्त्री ही करती है। शिशु जन्म से पहले जो प्रक्रियाएं की जाती हैं, उसमें माता तथा पिता दोनों का, स्त्री तथा पुरुष दोनों का ही योगदान होता है। लेकिन जो जन्म देने की कार्य होती है, प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया को केवल स्त्री ही पूर्ण करती है। मानव समाज में नव दंपत्ति जब विवाह रूपांत गृहस्थ में प्रवेश करते हैं तथा यानी यह उन्हें यौन संबंध की स्वीकृति प्राप्त होती है। हमारा जो समाज है, इसमें जब एक पुरुष तथा स्त्री की, लड़के लड़की का जब विवाह होता है, जब अपने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं, तभी जाकर उन्हें अपना यौन संबंध बनाने की स्वीकृति प्राप्त होती है। यौन संबंध के बाद एक नए जीव का निर्माण होता है। जब एक स्त्री और पुरुष गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के बाद, शादी के बाद अपना यौन संबंध बनाते हैं, तो उसके बाद ही एक नए जीव का निर्माण होता है। उसे भ्रूण की संज्ञा दी गई है, उसे भ्रूण कहते हैं। गर्भधान के उपरांत, गर्भधान के बाद भ्रूण के शरीर की अभिवृद्धि माता के शरीर के रक्त कोशिकाओं के द्वारा ही होती है। जब माँ के गर्भ में गर्भ ठहर जाता है यौन संबंध बनाने के बाद, जब वो प्रेग्नेंट हो जाती है, तो भ्रूण का निर्माण, भ्रूण का शरीर का विकास किस तरीके से होता है, माता के रक्त से, माता की कोशिकाओं द्वारा ही। जो माता ग्रहण करती है, खाती है, पीती है, जो माता के अंदर पौष्टिक तत्व, विटामिन, प्रोटीन्स, खनिज लवण पाए जाते हैं, उन्हीं के द्वारा ही शिशु के शरीर का धीरे धीरे अंदर विकास होता है। यह भ्रूण भी गर्भ के अंदर 9 माह तक परिपक्व होता है। जब एक माँ के गर्भ के अंदर जब गर्भ ठहर जाता है यौन संबंध बनाने के बाद, तो उसकी मांसपेशियों से, उसकी कोशिकाओं से, उसके रक्त से उसका पालन पोषण होता है। और 9 माह के बाद वो इतना परिपक्व हो जाता है कि वो बाहरी वातावरण में आ सके। वो पूरी तरीके से परिपक्व हो जाता है 9 महीने में, कि बाहरी वातावरण में आकर एक सामाजिक प्राणी बन सके। इस प्रकार देखा जाए तो नर व मादा के अंग जो नए जीव को निर्मित व विकसित करने में सहायक होते हैं, वो प्रजनन अंग कहलाते हैं। पुरुष और स्त्री के जो अंग होते हैं, जो अंग से मिलने के बाद एक भ्रूण का निर्माण होता है, उन अंगों को ही प्रजनन अंग कहा जाता है। सभी प्रजनन अंग एक साथ मिलकर प्रजनन संस्थान बनाते हैं। संतान की उत्पत्ति का मुख्य आधार होता है शुक्राणु तथा अंडाणु का संयोग होना। नवजात शिशु का पोषण माता के गर्भ में 9 माह तक होता रहता है। बालक जब धीरे धीरे बड़ा होकर युवा अवस्था में पहुंच जाता है, तो उसमें कुछ परिवर्तन आने लगते हैं। जैसे आवाज़ भारी हो जाती है, चेहरे पर बाल उग आते हैं, उसके समस्त अंगों का शारीरिक विकास तेजी से होने लगता है और वह 25 वर्ष की आयु में
पूरी तरह विकसित हो जाता है। ऐसी अवस्था में उसके शरीर में कुछ ग्रंथियाँ भी होती हैं जिनमें स्राव होने लगता है। इसे ही हार्मोन्स कहते हैं। जब बालक युवावस्था में आता है पुरुष, तो उनके शरीर में कई प्रकार के परिवर्तन होते हैं। आवाज़ भारी होना, चेहरे पर बालों का उगना, उसके अलावा उनके शरीर में 25 वर्ष की आयु पूरी होते होते उनके शरीर में कुछ ग्रंथियाँ भी उत्पन्न हो जाती हैं, कुछ स्राव भी, हार्मोन्स भी उत्पन्न हो जाते हैं। उन हार्मोन्स के द्वारा ही एक भ्रूण का, एक नवजात शिशु का जन्म होता है। पुरुष प्रजनन अंगों के अंतर्गत कुछ निम्नलिखित कुछ अंग पाए जाते हैं। जो पहला अंग होता है उनका अंड ग्रंथियाँ। अंड ग्रंथियाँ क्या होती है? अंड ग्रंथियाँ आकार में लंबी होती हैं तथा प्रत्येक पुरुष की उदर गुहा में मूत्रेंद्रिय के मूल भाग के नीचे शुक्र ग्रंथियों का एक जोड़ा रहता है। ये अंड ग्रंथियाँ एक मुलायम त्वचा से ढकी हुई रहती हैं। इस मुलायम त्वचा के आवरण को ही अंडकोश कहते हैं। जो पुरुष होते हैं तो उनके मूत्रदाहिनी जगह में कुछ ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। वो ग्रंथियाँ आकार में लंबी लंबी होती हैं और एक दूसरे से गुच्छे की तरह जुड़ी होती हैं और वो एक मुलायम त्वचा से ढकी हुई होती हैं, जिसको हम कहते हैं अंडकोश कह सकते हैं। अंड ग्रंथियों में मुख्य रूप से वीर्य तरल का भी निर्माण होता है। इस तरल पदार्थ में शुक्राणु अपनी पूंछ की सहायता से रहते हैं। जो ग्रंथियां पाई जाती हैं तो उनमें एक तरल, ये बहुत ज़्यादा चिकनी होती हैं और यहाँ वहाँ भागती हुई रहती हैं। ये शुक्राणु अपनी पूंछ की सहायता से ही तैरते हैं। जो हमारे अंडकोश के अंदर ये यहाँ वहाँ तैरते हैं, तो ये अपनी पूंछ की, ये आगे से गोलाकार के होते हैं और पीछे साइड इनकी पूंछ होती है। तो ये पूंछ की सहायता से हमारे अंडकोश में दाएं बाएं घूमते रहते हैं। सेकेंड प्रजनन अंग कहलाता है वृषण या शुक्राशय। ये मूत्राशय के, पुरुषों के मूत्राशय के नीचे गिनती में 2 होते हैं, जो जांघों के बीच में त्वचा की एक पहली थैली से सुरक्षित रहते हैं और इसकी लंबाई लगभग 5 सेंटीमीटर होती है। इसमें से एक पीला स्राव निकलता है जिसमें जिलेटिन होता है, जो कि वीर्य शुक्र को गाढ़ा करता है। इस पीले पदार्थ में एक विशेष शर्करा होती है जिसे फ्रुक्टोज कहा जाता है। यह शुक्राणुओं को शक्ति प्रदान करता है। थर्ड इसमें प्रजनन अंग पुरुषों का होता है शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी क्या होता है? प्रत्येक शुक्र ग्रंथि से एक मोटी लंबी नली निकलकर उदगुहा में आती है। इस नली को शुक्रवाहिनी कहते हैं। शुक्रवाहिनी का एक सिरे का संबंध अंड ग्रंथियों से होता है तथा दूसरा संबंध मूत्र मार्ग के पास दोनों ओर स्थित छोटी आकृति वाली शुक्राशय नामक थैलियों में पाया जाता है। तीसरा प्रजनन अंग होता है प्रोस्टेट। प्रोस्टेट क्या है? यह ग्रंथि मूत्र मार्ग के चारों ओर अंडकोश के सामने तथा मूत्राशय के नीचे की ओर स्थित होती है। इस ग्रंथि का आकार यदि देखा जाए तो अखरोट के समान प्रतीत होता है। शुक्रवीर्य के उत्सर्ग के समय ग्रंथि सिकुड़ जाती है, जिससे इसमें से पतले दूध की भांति एक स्राव निकलता है। यह क्षारीय होता है, जो निकस कर वीर्य में मिल जाता है, जो निकल कर जाकर वीर्य में मिल जाता है। इसके वीर्य में मिलते ही शुक्र के उत्सर्ग के बाद निकलने वाले गाढ़े वीर्य की पतला होने में ये सहायता करता है।
तीसरा प्रजनन अंग होता है पुरुषों का वीर अथवा शुक्र। वीर अथवा शुक्र में यह दूध के समान श्वेत गाढ़ा तरल पदार्थ होता है। यह जो तरल पदार्थ हर समय नहीं निकलता, यह केवल पुरुष द्वारा मैथुन के समय ही निकलता है। ये जो तरल पदार्थ है, ये तरल पदार्थ में शुक्राणु के साथ साथ और द्रव्य भी पाए जाते हैं। प्रोस्टेट ग्रंथि से जो द्रव्य पदार्थ बनता है उसे वीर अथवा शुक्र कहते हैं। ये शुक्राणु ही स्त्री अंडाणु के साथ मिलकर नए जीव का निर्माण करते हैं। जो वीर अथवा शुक्र मिलकर एक तरल पदार्थ होता है, श्वेत रंग का सफ़ेद कलर का होता है। जब ये पुरुष के वीर से निकलता है और स्त्री के वीर शुक्राणुओं से जाकर मिलते हैं ये दोनों पदार्थ, तभी जाकर एक नए जीव का निर्माण होता है। आगे मैं आपको बताती हूँ आगे की वीडियो में स्त्री प्रजनन अंग क्या होते हैं।